प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 काबुली वाला। ये काबुली वाले की कहानी है जो मतलब वहां से बाहर से दुबई से समझ लो या अरब से जो है मेवे बेचने यहाँ पे आता था। सीजन में जब मेवों का सीजन होता था वो मेवे बेचने आता था और कैसे वो एक छोटी बच्ची से इतना प्रभावित हो जाता है और इतना उसको प्रेम करने लगता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस पाठ को पढ़कर कि प्रस्तुत कथा में लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी छोटी सी पुत्री मिनी एवं एक काबुली वाले के बीच मार्मिक संबंध का वर्णन किया है, जो मिनी को अपनी पुत्री मानकर उससे अति स्नेह करता था। मतलब उसमें जो है अपनी पुत्री की छवि वो देखता था। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 ही साल लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक वो जागती रहती है, उस समय का एक क्षण भी वो मौन में नष्ट नहीं करती। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया भी था कि इतने में मिनी ने आकर शुरू कर दिया कि बापूजी, रामदयाल दरबान जो है वो काक को कौवा कहता है। ठीक है, पहले हिंदी शुद्ध हिंदी बोली जाती थी पुराने समय में, तो काक कौवे को काक बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो काक को कौवा कहता था। वो कुछ जानता नहीं है ना बापूजी, मतलब कौवा नहीं होता काक होता है, उसके कहने का मतलब ये। तो मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बापूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बापूजी, भोला झूठ मूठ को बहुत बकता है ना, खाली बकबक किया करता है, रात दिन करता है। इस विषय में मेरी राय के लिए जरा भी इंतजार करके वो चट से बड़े नरम स्वर में जटिल प्रश्न कर बैठी। बापूजी, माँ आपकी कौन लगती है? मैंने कहा, मिनी तू जा भोला के साथ खेल जाकर, मुझे अभी काम है। अच्छा, तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के खेल शुरू कर दिया। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। अचानक मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि काबुली वाला और काबुली वाला। मिनी के चिल्लाने पर जैसे ही काबुली वाला मेरे मकान की तरफ आने लगा, वैसे ही वो भीतर की ओर चलेगी। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोले के अंदर तलाश करने पर उसे मतलब अपने जैसी और भी 2-4 लड़कियां उस झोली में मिल जाएंगी। मतलब उसको ये था कि ये जो आता है ये बच्चियों को पकड़ के अपनी झोली में डालकर ले जाता है। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गए। मैंने सोचा घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अंत में उठकर जाते समय उसने अपनी खिचड़ी भाषा में पूछा, बाबू श्याम, तुम्हारा लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से बिना बात का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से अपने पास बुलवा लिया। वो मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली वाले के मुंह और झोली की तरफ बड़ी संदिग्ध दृष्टि से जो है देखती हुई खड़ी रही। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने कुछ भी नहीं लिया और दूने संदेह के साथ मेरे से चिपक गई। पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। देखा तो मेरी दुहिता यानी बेटी दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में की जानकारी में बापूजी के सिवा ऐसा धीरज वाला श्रोता यानी सुनने वाला शायद ही कभी मिला होगा। मालूम हुआ कि इस बीच में काबुली वाला रोज आया है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय में उसने काफी अधिकार जमा लिया है। देखा कि इन दोनों मित्रों में
कुछ बंधी हुई बातें और हंसी प्रचलित है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती कि काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता कि हाथी। एक सयाने और एक बच्चे की सहज हंसी देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता। उनमें और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता कि लल्ली, तू ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा। रहमत का अनुरोध वो साफ साफ नहीं समझ पाती थी, किंतु फिर भी किसी बात का जवाब बिना दिए चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उल्टे वो रहमत से पूछती कि तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना मोटा घूंसा तान कर कहता कि हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अपरिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती थी। एक दिन सवेरे मैं अपनी छोटे कमरे में बैठा हुआ था, तभी सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला यानी शोर सा सुनाई दिया। देखा कि अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे से लड़कों का झुंड चला जा रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया, पूछा क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चद्दर खरीदी थी। उसे कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें वो देने से नाटक। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर चला। रहमत तो झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की गालियां सुना रहा था। इतने में काबुली वाला और काबुली वाला कहती पुकारती हुई मिनी घर से बाहर आ गई। रहमत का चेहरा क्षण भर में खुश हो उठा, मतलब प्रफुल्ल हो उठा, खुश हो गया। उसके कंधे पर झोली नहीं थी। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के आरोप में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। मिनी की भी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बापूजी के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो इस तरह से उसके साथ संबंध ही टूट गया। कितने ही साल बीत गए। हमारे घर में आज अंधेरे से ही शहनाई बज रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से बड़ा भारी झमेला है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गए। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे और ना चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा कि मैं कल शाम को ही जेल से छूटा। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज के शुभ दिन में आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वो उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर करके बोला, बच्ची को जरा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है, तो उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला और काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली आई। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वो स्वयं ही आ रहा है, वापस आ रहा। पास आकर बोला, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ में सामान लेकर
उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू, शाम हम हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। जरा संभल कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा ले आया करता था। मैं तो यह सौदा बेचने नहीं आता, मैं अपनी बच्ची की जो है छवि उसमें देखता था, इसलिए यहाँ आता था। मेरी आंखें भर आईं और इस बात को मैं भूल ही गया। वो एक काबुली वाला मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मैं अनुभव करने लगा कि जो वो है वही मैं हूँ, यानी कि वो भी एक बेटी का बाप है और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, है ना? तो वो भी बाप है और मैं भी बाप हूँ। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। विवाह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी मिनी शर्म के कारण सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हुई। उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया, पहले जैसी बातचीत करते उससे ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, इसलिए अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर शर्म से उसका मुंह लाल हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब काबुली वाले के साथ मिनी का पहला परिचय हुआ था। मिनी के जाने के बाद रहमत एक गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई हो। इन 8 वर्षों में क्या हुआ होगा कौन जाने। मैंने एक 100 का नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम आज अपने देश चले जाओ अपनी लड़की के पास, और तुम दोनों के मिलन सुख से ही मेरी मिनी भी सुख पाएगी। यानी कि तुम दोनों का मिलन हो जाएगा तो मेरी मिनी को ये आशीर्वाद मिलेगा कि वो सुखी रहे। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।